अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो सेकंड मेथड है ताप की में कमी करने का जो मेथड सेकंड, पुनर्निवेशी शीतलन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेटिव कूलिंग। ठीक है, यानी कि इसका क्या प्रोसेस है वो सारा हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ लिया है ना। उसी पे बेस्ड ये वाली जो मेथड है ये उसी पे आधारित है, उसी सिद्धांत पर पूरा कंप्लीटली आधारित है। बस हमने यहाँ पर किया क्या है बच्चों, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। किसमें? जूल थॉमसन जो प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है बच्चों। और वो क्यों किया है? बिकॉज गैस का ताप वहाँ पर हम कम कर पा रहे थे, बट बच्चों हम गैस का ताप इतना कम नहीं कर पा रहे थे कि जितना हमें आवश्यक हो। अर्थात हम यदि गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करना चाहें तो हम जूल थॉमसन जो प्रभाव था या वो जो मेथड था पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, उसकी सहायता से आप ताप में इतनी कमी नहीं कर सकते कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो बच्चों मेनली जो ये विधि है, ये जो मेथड है, इसके द्वारा गैस का द्रवण किया जाता है, यानी लिक्विफिकेशन किया जाता है। ओके बच्चों, तो आइए इसके बारे में समझते हैं क्या है ये मेथड और इसमें कैसे आपको लिख के आना है। देखिएगा, यह विधि जूल थॉमसन विधि का एक संशोधित रूप है, यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? जूल थॉमसन इफेक्ट का। ओके, यानी उसी प्रभाव पे आधारित है। यह विधि जूल थॉमसन सिद्धांत पर आधारित है। ओके, पुनर्निवेश, सबसे पहले बच्चों इस पुनर्निवेश का अर्थ समझते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है। देखो, जब गैस को सरंध्र डांट से गुजारते हैं तो गैस के ताप में कमी आती है। ये आपने देख लिया था पिछले लेक्चर में कि जब गैस को सरंध्र डांट से गुजारोगे तो उसकी गैस के जो मॉलिक्यूल है उनके इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी, और इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी तो ताप में भी कमी आएगी। ओके, लेकिन ताप में इतनी कमी नहीं होती कि गैस द्रव में बदल जाए। अतः सरंध्र डांट से गुजरने के पश्चात प्राप्त गैस को पुनः पिस्टन कक्ष में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पुनर्निवेश कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पुनर्निवेश दैट मीन्स फीडबैक करना ना, फीडबैक वापस यानी निर्गत में, निर्गत से प्राप्त जो गैस है उसको निवेश में भेज देना। आप समझते हैं कैसे अभी भेजेंगे वो सारा आपको बताएंगे। ओके, अब देखो क्रिया विधि। इस विधि में एक पिस्टन युक्त सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये पिस्टन युक्त सिलेंडर है जिसे हम संपीड़क भी बोल सकते हैं, कंप्रेशर। ओके, हाँ, अतः सर्वप्रथम जिस भी गैस का ताप कम करना होता है उसे पिस्टन कक्ष में भर लिया जाता है। प्यारे बच्चों, हमें जिस भी गैस का टेम्परेचर कम करना है उसको हम यहाँ पे भर लेंगे इस पिस्टन कक्ष के अंदर। फिर क्या करेंगे, इस पिस्टन को दबाएंगे। जैसे ही पिस्टन दबाएंगे तो गैस जो है इस नली के माध्यम से यहाँ जाएगी इस शीतलन कक्ष में। इस शीतलन कक्ष में ये कॉपर की नली लगी हुई है जो कि जूल थॉमसन प्रभाव में भी लगी हुई थी। ओके, अब देखिए बच्चों, जो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट हमने किया था वहाँ पे भी ये वाला सिस्टम था। ओके, तो अब जैसे ही ये इसमें जाएगी गैस, इसमें से गुजरती हुई ये वापस कहाँ जाएगी? ऊष्मा विनिमयक में। ठीक है, कहने का मतलब ये जब कॉपर नली से गुजरेगी तो सरंध्र डांट वगैरह से गुजरती हुई जाएगी, है ना। वो सारा हमने यहाँ पर समझ लिया कि यहाँ से गुजरती हुई जा रही है। ओके बच्चों, वो ये जल भरा हुआ है, शीतल जल, जो कि गैस के ताप को नियत रखेगा। ओके, हाँ, अब देखिएगा जैसे गैस यहाँ सरंध्र डांट से गुजरती हुई आती है तो इसका टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर कम हुआ बच्चों तो टेम्परेचर इतना कम नहीं हुआ कि गैस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। अब देखो यहाँ पे आएगी गैस, ऊष्मा विनिमयक में आएगी, प्रवेश करेगी। ठीक है, अब ऊष्मा विनिमयक में आने के बाद ऊष्मा का क्या होगा? यहाँ पे विनिमय होगा। कहने का मतलब बाहर से कोई ऊष्मा नहीं ली जाएगी। ठीक है, यहीं पर गैस का जो टेम्परेचर है वो समान बना रहेगा। अब देखो बच्चों, गैस का टेम्परेचर कम होता होता यहाँ तक आएगा। ठीक है, गैस का टेम्परेचर कम हो गया। अब जैसे ही गैस का टेम्परेचर कम हुआ तो गैस का टेम्परेचर इतना कम नहीं हुआ कि हम उसको फ्लास्क में ले लें। अभी इस फ्लास्क में नहीं, इस बर्तन के अंदर हम नहीं ले सकते इसको, क्योंकि अभी लिक्विड फॉर्म में नहीं आई गैस। गैस लिक्विड फॉर्म में कब आती है बच्चों? जब वह यानी उसका जो टेम्परेचर है बहुत कम कर दिया जाए। ठीक है, देखो जब द्रव को गैस में बदलना होता है तो टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। इस द्रव का टेम्परेचर बढ़ाते तो गैस में बदल जाता है। लेकिन जब इसका रिवर्स करना हो कि गैस को आपको द्रव में बदलना हो तो टेम्परेचर को बच्चों कम किया जाता है। गैस के टेम्परेचर को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। तो बच्चों जब गैस यहाँ आई कम टेम्परेचर के माध्यम से
टेम्परेचर कम होती हुई। अब बच्चों इस गैस को पुनः इस नली से वापस भेजते हैं, ठीक है। इसे हम फीडबैक कहते हैं, यानी निर्गत में प्राप्त हुई गैस को पुनः निवेश किया जा रहा है। देखो पुनः निवेश, वापस भेजा जा रहा है और वापस कहाँ जाएगी, इसी पिस्टन कक्ष के अंदर आ जाएगी, ठीक है। गैस जब इधर से वापस पुनः पिस्टन कक्ष में आएगी और फिर से हमारा वही कार्यक्रम, इसको बाहर से क्या करेंगे, इसको दबाया जाएगा और दबाएंगे तो वापस इस नली से गैस जाएगी। ये प्रक्रिया बच्चों बार बार चलती रहती है, जिससे कि गैस का ताप बहुत कम हो जाता है। और गैस का ताप इतना कम हो जाता है बच्चों कि गैस अंत में दारू अवस्था में बदल जाती है। और जब दारू अवस्था में बदल जाती है गैस, तो बच्चों उसको इस वाल्व को खोल के, इस नोजल को खोल के, इसमें से हम इस दारू अवस्था में जो गैस है उसको हम निकाल लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है हमारे पास, इस फ्लास्क में अपन डाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था किसका, पुनर्निवेशी शीतलन मेथड का। ओके, पुनर्निवेशी शीतलन विधि। तो आपको एग्जाम में ऐसे कैसे डायग्राम बनाना है, ये पूरा समझा के आना है। ओके बच्चों, तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको आगे हम इसकी क्रियाविधि इस प्रकार लिखेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया है वैसा ही आपको लिखना है, ठीक है। तो हम गैस को क्या करेंगे, सबसे पहले क्रियाविधि के अंदर लिखना है आपको सब कुछ। ये पिस्टन के अंदर आप उस गैस को डालेंगे जिसका आपको ताप कम करना है, अर्थात जिसको आपको द्रव अवस्था में बदलना है, ठीक है बच्चों। तो देखो, अब गैस के अणुओं को पिस्टन की सहायता से संपीड़ित किया जाता है ना। पहले हमने इसमें डाल लिया, उसके बाद में हम इसको संपीड़ित करेंगे अर्थात दबाएंगे, है ना, कंप्रेस करेंगे, जिसके कारण ये गैस के अणु कॉपर नली से प्रवाहित होकर सरंध्र डांठ से गुजरती है। ये गैस क्या करेगी, यहाँ से इसमें से जाएगी, कॉपर नली से होकर सरंध्र डांठ में गुजर जाएगी, है ना। ये कॉपर नली है पूरी और यहाँ पे एक सरंध्र डांठ का सिस्टम लगा रहता है, उसमें से गुजरेगी। ओके, जैसा कि जूल थॉमसन प्रभाव में था। ओके बच्चों, और ये पानी जो शीतल जल है यहाँ पे क्या कार्य करेगा, इस गैस का ताप समान बनाए रखेगा। ओके, अब देखिए बच्चों आगे, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। बिकॉज जब गैस सरंध्र डांठ से गुजरेगी बच्चों, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, और जब आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है दैट मीन्स टेम्परेचर में भी कमी आती है, अर्थात गैस का ताप कम हो जाता है। इसके पश्चात शीतलन कक्ष से होती हुई ऊष्मा विनिमयक में पहुंचती है। ये गैस इस शीतल कक्ष से होती हुई कहाँ पे आती है, इस ऊष्मा विनिमयक में आती है, और यहाँ पे इसके अंदर ही अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, इसमें विनिमय होता है। ओके, जिससे कि गैस का ताप और कम हो जाता है बच्चों, है ना। आगे देखिएगा, जिसके कारण गैस शीतलन प्रभाव दर्शाती है। इस प्रक्रिया के दौरान गैस के ताप में इतनी कमी नहीं होती है कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ठीक है बच्चों। अतः जिसके कारण ये गैस ऊष्मा विनिमयक से होती हुई पुनः पिस्टन कक्ष में पहुंचती है। अतः इस प्रक्रिया को बार बार तब तक दोहराया जाता है जब तक कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित न हो जाए। इस द्रवित गैस को वाल्व की सहायता से फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, इसके बारे में आपको पूरा प्रोसेस अगर समझ में आ गया, तो आप अपनी भाषा में खुद भी लिख के आ सकते हैं। ये जो इसकी पूरी कथा है वो आप खुद लिख सकते हैं बच्चों, है ना। मैंने पहले कहा था ये थ्योरेटिकल है ये यूनिट, है ना। अगर जो जितना अच्छे से सुनेगा मेरी बातों को, वो उतना ही अच्छा लिख पाएगा एग्जाम में, है ना। कई बच्चे होते हैं वीडियोज़ को आगे कर लेते हैं ना, स्किप कर करके देखते हैं, या फिर 2 गुना स्पीड में करके देखते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला, है ना। वो फिर रटते रहेंगे इन चीज़ों को। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, तो आप अपनी भाषा में खुद लिख सकते हैं। ओके बच्चों, हाँ ठीक है। तो ये आपका इसका कंप्लीट प्रोसेस था पुनर्निवेशी शीतलन का। अब हम इसकी दक्षता निकालते हैं, है ना। इसकी इफिशियंसी कितनी है वो ज्ञात करते हैं। यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, हम पुनर्निवेशी शीतलन की दक्षता देखते हैं ना।
तो इसकी जो दक्षता है वो कैसे फाइंड करेंगे, एफिशिएंसी देखिएगा कि माना 1 मोल गैस की जो एंथैल्पी वो एच आई है। हमने ये मान लिया है कि गैस का जो है हमारे पास 1 मोल है, हम उसका टेम्परेचर यहाँ पर कम करना चाह रहे हैं, अर्थात उसको द्रव अवस्था में बदलना चाह रहे हैं। ओके, तो माना 1 मोल गैस की जो एंथैल्पी वो एच आई है, तथा जब ये गैस सरंध्र डांठ से गुजरती है तो इस गैस का जो एक्स भाग है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, इस पिस्टन एक्स में हमने 1 मोल गैस लिया, ठीक है। 1 मोल गैस को जब हमने पिस्टन से संपीड़ित किया तो ये इसमें से गुजरती हुई, सरंध्र डांठ से गुजरती हुई, ठीक है, और गुजरती यहाँ पर पहुँचेगी इस ऊष्मा विनिमय में, यानी पूरी क्रियाविधि वही होगी। तो हमने ये माना है कि इस गैस का जो एक्स भाग है वो किस में बदल गया, दारू में बदल गया, ठीक है, जिसकी एंथैल्पी कितनी होगी, HL, L का मतलब लिक्विड, HL है, एवं शेष बचा हुआ भाग कितना बचेगा, 1 में से x किस में बदल गया, दारू में बदल गया, तो शेष बच गया 1 - x, पुनः पिस्टन कक्ष में पहुंच जाता है। बच्चों, जब x भाग दारू में बदल गया तो शेष जो बचा हुआ भाग है यहाँ पर 1 - x भाग, वो वापस कहाँ जाएगा, इसमें से होते हुए वापस पिस्टन कक्ष में पहुंच जाएगा और फिर से वही क्रियाविधि इसके लिए अपनाई जाएगी, ठीक है, जिसकी एंथैल्पी HF है ना, HF यानी H फाइनल। ओके, जूल थॉम्सन प्रभाव में एंथैल्पी का मान क्या रहता है, नियत रहता है बच्चों, बिकॉज ये जो मेथड है, ये पुनर्निवेशित जो शीतलन विधि है, ये जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित है। तो अब वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पे एंथैल्पी नियत रहेगी, अतः एंथैल्पी ऊर्जा का ही एक रूप होता है, अर्थात पुनर्निवेशित शीतलन विधि में ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना होती है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है, ऐसे लिख देंगे आप। तो अतः हम कहेंगे कि सरंध्र डांठ से गुजरने से पूर्व कुल एंथैल्पी इज इक्वल टू सरंध्र डांठ से गुजरने के पश्चात गैस के अणुओं की कुल एंथैल्पी, या गैस की कुल एंथैल्पी बोल सकते हैं आप, है ना, गैस की, और यहाँ भी लगा देना से पूर्व गैस की कुल एंथैल्पी, है ना। तो बच्चों एक बार यहाँ तक लिखो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तक करो, अब हम इसकी दक्षता का फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ पर लिखिएगा जल्दी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम दक्षता की जो व्यंजक है वो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, वापस रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सरंध्र डांठ से गुजरने से पूर्व कुल गैस की जो कुल एंथैल्पी वो देखिए कितनी होगी। देखिए बच्चों, जब सरंध्र डांठ से गैस यानी उससे गुजरने से पहले की बात करेंगे तो हमारे पास कितनी गैस है, ठीक है, हमारे पास है 1 मोल गैस, ठीक है। तो पूरी की पूरी 1 मोल गैस की एंथैल्पी यानी कि हमने मानी HI, तो HI इंटू एक का कोई फर्क है नहीं, मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे HI आ जाएगा। ओके, अब देखिए जब गैस इसमें से जाएगी, ठीक है, इसमें से हमारे पास जाएगी, तो हमने माना है कि गैस का जो X भाग है वो दारू अवस्था में बदल गया, ठीक है, यानी 1 में से X भाग जो है दारू अवस्था में बदल गया, तो शेष कितना बच गया, 1 - x। ओके, तो x भाग जब द्रव अवस्था में बदला, यानी सरंध्र डांठ से गुजरने के बाद की बात है ना, तो x, ठीक है, x और कितनी मानी अपने इसकी HL, लिक्विड में HL है ना, प्लस हमारे पास जो शेष भाग बच गया 1 - x, इसकी जो एंथैल्पी है वो HF हो जाएगी हमारे पास। ओके, तो अब विद्यार्थियों हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो HI इक्वल टू XHL प्लस 1, यानी इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो HF माइनस XHF। ओके, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी HI, इस HF को इधर भेज दीजिएगा, HF इज इक्वल टू, ये देखिए बच्चों यहाँ पे X कॉमन आएगा, HL माइनस HF। ओके, तो यहाँ से X की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, HI माइनस
एच एफ अपॉन एच एल माइनस एच एफ। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कहने वाले इस पुनर्निवेशी शीतलन की क्या आ गई बच्चों, दक्षता आ गई। ठीक है, एक्स की यानी वो वैल्यू आ गई है ना, ये हमारे पास दरित हुआ भाग है यहाँ पर, यानी कि इस सिस्टम के द्वारा हमने इतने भाग को दर्वित किया है। या आप इनको माइनस कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले एच एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम निष्पादन गुणांक भी कहते हैं, निष्पादन गुणांक। ठीक है, तो बच्चों यह आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, पुनर्निवेशी शीतलन। तो यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे चलते हैं। बच्चों आप इसको इस फॉर्म में लिख ही लीजिएगा, है ना। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो इनको मैच करवा लेता है कि आंसर नहीं आ रहा। कई होते हैं ऐसे एग्जामिनर जो आंसर देख के फिर कॉपी चेक करते हैं, दैट मीन्स वो आपके इसको गलत निकाल सकते हैं ना। तो आप क्या करो, इसमें माइनस कॉमन लो ऊपर से, तो एच एफ माइनस एच आई और एच एफ माइनस एच एल ऐसे लिख दो ना, ताकि आपका जो आंसर एकदम करेक्ट रहेगा ना। एच फाइनल में से एच इनिशियल आपने माइनस किया, ओके, और एच एफ माइनस एच लिक्विड, दैट मीन्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। ओके, तो ये आपके पास दक्षता का फॉर्मूला है। यहाँ तक राइट डाउन करें जल्दी। देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। ओके, तो अब हमारी जो गैस के ताप कम करने की जो विधि है वो 3rd नंबर की विधि है ये। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए ना, अगर एग्जाम में आए तो आप करके आ सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस विधि में आपको क्या करना है, इस विधि द्वारा भी गैस का ताप कम किया जाता है। ये विधि जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित है। ओके, जब गैस के अणुओं को सरंध्र डांट की सहायता से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गैस का प्रसार होने दिया जाता है, ओके, जिसके कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है। अतः हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है। ओके प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो जब ताप में कमी यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है तो ताप में भी कमी होगी तथा शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होता है। इस विधि में ऊष्मारोधी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस ये, तथा ये विधि रुद्धोष्म प्रसार विधि कहलाती है। माना प्रारंभ में जो गैस का तापमान है वो Ti है, वह दाब Pi है, वह अंतिम अवस्था में ताप व दाब क्रम से T फाइनल एंड P फाइनल है। ओके, अतः रुद्धोष्म प्रक्रम में हम जानते हैं PV गामा बराबर K होता है, PV गामा इज इक्वल टू K। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए आदर्श गैस समीकरण से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। ओके, तो अब बच्चों हमें टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर यहाँ रिलेशन चाहिए। हमारे पास किसका रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो क्या करेंगे बच्चों, हमें वॉल्यूम को हटाना है यहाँ से, तो क्या करें, वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, V बराबर आ जाएगा nRT अपॉन P। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें आप इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे और ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए क्या आता है ना आगे। तो यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो राइट डाउन कीजिएगा। अब देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ऑप्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा P, V की जगह वैल्यू आ जाएगी nRT अपॉन P और गामा। ओके, एंड इज इक्वल टू K। तो यहाँ से देखो P1 माइनस गामा, और ये n और r कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट की तरफ चली जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी T गामा। ओके, और ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा, कोई भी नया कांस्टेंट K प्राइम में K कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर
अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन गामा से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये आ जाएगा P 1 माइनस गामा अपॉन गामा, और यहाँ से इसका जो गामा है हट जाएगा और कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी। यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू K। ओके, अब देखो बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम है तो ये कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो इसको, इनके लिए लिखना है Ti और Pi, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो देखो Ti 1 माइनस गामा अपॉन गामा, P फाइनल 1 माइनस गामा अपॉन गामा। तो यहाँ से T फाइनल की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बच्चों? T फाइनल इज इक्वल टू Ti, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी Pi अपॉन Pf अपॉन 1 माइनस गामा अपॉन गामा। तो प्यारे बच्चों, हम इस इक्वेशन की सहायता से फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ओके, तो ये आपके पास हमारी जो गैस के ताप कम करने की जो विधि थी, 3rd नंबर की जो विधि थी, वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे चलते हैं।